हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि आपका सबसे बेहतरीन हिंदी मीडियम चैनल है, जहां पर आप सबको आज हम लोग रिवाइज इंडिया के तहत कवर अप करवाने वाले हैं धातु और अधातु। यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पता चलता है। क्योंकि आपको धातु और अधातुओं का बिहेवियर, व्यवहार पता चलता है कि कैसा व्यवहार है, कैसे रिएक्शन करती है, कैसे अभिक्रिया करती है। अगर ये आपको आ गया तो बाकी सब अच्छे से आ जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको क्या जानना है आपको बता देती हूँ। धातु और अधातु होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये जाननी है। तो इनके हमें भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने। अब भौतिक गुण क्या होता है भाई? भौतिक गुण का मतलब होता है ऊपर ऊपर के गुण, जो कि आप जस्ट देख कर पूछ पाछ के बता लेते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब भी किसी के घर में शादी होती है, मान लो आपके बड़े भाई बहन, चाचा चाची, किसी की भी शादी हो रही है यार, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि लड़के वाले देखने जाते हैं लड़की के घर पे। अब मैं बात करती हूँ कि मान लो मेरे भाई की शादी है और उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो यार वो लड़की का कद काठी, रूप, रंग, व्यवहार, कैसे पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, कितना होशियार है लड़की, ये सब चीजें देखी जाती है ना। उसके व्यवहार कैसे है, रिश्तेदारों से बातचीत कैसी है, सब कुछ देखा जाता है। सो दिस कॉल्ड फिजिकल बिहेवियर, यानी कि हम लोग इसकी भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। बट अगर मैंने बोला कि चलो शादी हो गई, लड़की पसंद आ गई अपन को अपने भाई के लिए, बट अब उसकी ननद से पट रही है कि नहीं पट रही, अब उसकी ननद के अलावा उसकी सास से उसकी बन रही है कि नहीं बन रही, पति के साथ में व्यवहार तो अच्छा है इसका, है ना, अड़ोसी पड़ोसी के साथ में कहीं जबान तो नहीं लड़ा रही, तो ये सब चीजों को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमें बाद में पता चलती है, वो भी तब जब अभिक्रिया होती है, यानी कि किसी के साथ में उसको रख दिया जाता है। तो यार इसको हम लोग भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में जान रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जानना है भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुण जो है वो किसी भी धातु के, वो क्या होते हैं। तो धातुओं का सबसे पहला भौतिक गुण होता है उनकी चमक। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप सभी बच्चे लोगों ने तांबे के नए नए बर्तन या किसी ने लोहे के नए नए बर्तन देखे होंगे, बड़े ही प्यारे रूप से चमकते हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है हमको, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो चमक इसमें बहुत बेहतरीन होती है। अब सभी की सभी धातुएं कठोर होती है, यानी कि बड़ी मजबूत होती है ना। धातुओं के बड़े मजबूत होने के कारण पुल का निर्माण किया जाता है। सो बेसिकली कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन यहाँ पर यार एक अपवाद है। तो अपवाद कौन सी धातु होती है बेटा? अपवाद हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम। सोडियम बोले तो Na, है ना, पोटेशियम बोले तो K। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों धातुएं कैसी होती है। पोटेशियम, इनको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों की दोनों धातुएं चाकू से भी काटी जा सकती है। ये इतनी मुलायम होती है। ये कैसी होती है? बहुत मुलायम है, और इनको आप चाकू से काट सकते हो, है ना, जैसे सब्जी काटते हो ना वैसे। तो इस प्रकार से हमारे पास में धातुएं कठोर है, परंतु कैसी होती है, कुछ धातुएं मुलायम भी होती है। तो अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, मैम अपवाद क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है बेटा जो कि विपरीत व्यवहार दर्शाती हो, उसे हम अपवाद कहते हैं। अब भौतिक अवस्था कैसी होती है? जनरली सभी की सभी धातुएं ठोस होती है, परंतु यहाँ पर भी एक अपवाद है बच्चा, और वो अपवाद है हमारे पास में पारा। पारा जो होती है वो कमरे के तापमान पे द्रव होती है। पारा कैसी होती है? पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव धातु होती है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था में हम इसे कहेंगे कि ये अपवाद है। फिर बात करते हैं आघात वर्धनीयता की। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? ठोकने पीटने पर चादर के रूप में बदल जाना। यानी कि जब भी आप किसी धातु को ठोक रहे होते हो, उसके ऊपर आघात करते हो, आप चोट डालते हो, तो चोट करने पर, उसको मारने पर वो पतली 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 चादर में बदल जाता है, चिपट जाता है। तो चादर में बदलना ये इसका गुण है। तो चादर में बदलना, ठीक है, चादर में बदलना ये इसका गुण है, इसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? चादर में परिवर्तन तो हो चुका है, परंतु सबसे ज्यादा
तन्य धातु और आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे एक उगता है कि हमारे पास में ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा ठोकने पिटने पे सबसे पतली चादर में बदल सकती है। तो जो धातु सबसे पतली चादर बना सकती है बेटा वो है सोना और चांदी। तो आपको बता देती हूं कि यहाँ पे सबसे अधिक आघातवर्धनीय जो होती है, बेस्ट, आप लोग उसको लिख सकते हो कि जो बेस्ट है वो कौन सी होती है, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी सबसे बेस्ट है। ठीक है, सोना और चांदी सबसे बेस्ट आघातवर्धनीय धातु कहलाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींच करके तार में बदलना, यानी कि तार के रूप में, है ना। तो तार में बदलना क्या कहलाता है बच्चा, तन्यता कहलाता है। अब तन्यता में आप लोग खींच रहे हो तो आपको बता दूं फिर से बच्चा, यहाँ पर सोना और चांदी सबसे तन्य है। सोना और जो चांदी है वो सबसे तन्य धातुएं होती है। ठीक है, सोना और चांदी सबसे तन्य धातु कहलाती है, क्योंकि बेटा सोने से आप 1 किलोमीटर के यानी 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, और चांदी से बच्चा आपके पास में 200 मिलीग्राम चांदी है तो उससे आप लगभग 200 मिली आप लोग उससे तार खींच सकते हो। यानी कि छोटी सी मात्रा को भी आप बहुत लंबे 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 तार बना सकते हो। यार 2 किलोमीटर बहुत होता है बेटा, 2 किलोमीटर बहुत होता है। तो जिस धातु को आप इतना खींच सकते हो वो सबसे ज्यादा तन्य कहलाती है। फिर बात आती है चालकता की। तो बेटा चालकता मतलब कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, है ना। तो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं इनकी चालकता। तो बेसिकली जो भी हमारी विद्युत की सुचालक धातुएं होती है, जैसे करंट अगर आपको लगता है बेटा, तो कभी आप ऐसा मत सोचना कि करंट आपको सिर्फ और सिर्फ छूने से लगता है ना। हमने देखा है कि किसी तार से अगर धारा बह रही हो तो उसको छूने पे भी हमको करंट लग जाता है। तो वो हर एक चीज जिससे बच्चा आप लोगों को क्या होता है, करंट लग जाता है, वो विद्युत की चालक कहलाती है ना। तो हमारे पास में विद्युत और ऊष्मा की चालक है, यानी कि अगर आप लोहे के बर्तन पे किसी एक तरफ ऊष्मा प्रवाहित करते हो तो आपको वो गर्म लगता है, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद होता है लेड धातु। तो अपवाद कौन है बेटा, यहाँ पर अपवाद होता है लेड, जो कि ऊष्मा का बहुत बेकार चालक है ना। अपवाद कौन है, लेड यानी पीबी। लेड यानी कि पीबी धातु जो है वो एक प्रकार का अपवाद होता है। अब होता है बेटा ध्वनिकता का गुण। ध्वनिकता का मतलब कि एक विशेष ध्वनि का उत्पन्न करना। ठीक है, तो हमारे पास में धातुएं विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे वाद्य यंत्र होते हैं उनमें इसी के तार होते हैं ना। तो वाद्य यंत्रों में धातु के तार प्रयोग किए जाते हैं, धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई बच्चा, ये हमारे पास में थी धातुओं की भौतिक गुणधर्म। तो ये भाई धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अधातुओं के सबसे पहला भौतिक गुणधर्म बेटा ये कि चमकने में बिल्कुल भी चमकीली नहीं होती, इनमें चमक नहीं होती, ये बहुत ज्यादा चमक विहीन होती है। इसको आप बोलते हो कि इनकी जो सरफेस होती है बड़ी रफ सी होती है। ठीक है, तो चमक विहीन है। बस बच्चा आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट होता है वो चमकीला होता है, ये अपवाद है बेटा। ये कौन है, ये ग्रेफाइट जो है वो एक प्रकार का अपवाद है। पर बात करता है नरमता, यानी कि हमारी जो भी अधातुएं होती है वो बिल्कुल भी कठोर नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती है। देन आपको बता दूं सिवाय बेटा हीरे के, हीरा यहाँ पर अपवाद है। यहाँ पर अपवाद कौन है, यहाँ पर होता है बच्चा अपवाद हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु है पूरे पदार्थों में। अपवाद कौन है बेटा, हीरा। भौतिक अवस्था कैसी होती है, ये ठोस द्रव गैस तीनों में पाए जाते हैं। तो बेटा ठोस द्रव और गैस तीनों में पाए जाते हैं। गैस में पाया जाता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो गैस के रूप में उपस्थित होती है, सॉरी ब्रोमीन जो है वो द्रव के रूप में होती है। ठीक है, वो एक प्रकार की अधातु होती है। भंगुरता, इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे ही इनके ऊपर आघात किया जाता है तो ये चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोयले को ठोका, आप लोग सोचो कि अगर मैंने कोयले के ऊपर हथौड़ा मारा तो आप सोचो कोयले का क्या होगा, कोयला टूटकर बिखर जाता है। तो भंगुरता का मतलब क्या होता है बेटा, टूटकर बिखरना। तो ये क्या होता है, टूटकर बिखर जाते हैं, है ना। तो टूटकर बिखरना।
फिर बात करते हैं कुचालकता। कुचालकता मतलब बेटा ये बिल्कुल भी विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारे आसपास वायु जो है अधातु है, तो उनमें भी बच्चा जो अधातु है वो कैसी है, वो बिल्कुल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती। परंतु याद रखिए यहाँ पर भी कुछ अपवाद आता है बेटा। अपवाद, हीरा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, हीरा उष्मा का सुचालक है ना, हीरा उष्मा का सुचालक है। जबकि आपको बता दो बच्चों, हमारे पास में जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, ग्रेफाइट जो है बच्चा वह विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में जितने भी ग्रेफाइट हो गया, हीरा है उष्मा का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। अब बात करते हैं ध्वनिकता, तो इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ना, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अजीब से ठक 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 की ध्वनि उत्पन्न होगी इसमें, है ना। यहाँ पे जब भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो बड़ी ठक 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 ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी कौन सी बच्चा, अधातुओं के गुणधर्म। अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट, जो कि हमारे पास में है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो यार धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। तो यार जब भी हमारे पास में कोई धातु को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हो तो जनरली हमारे पास में वहां पे क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनता है। अब धातु का ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सोडियम धातु को बेटा मान लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया, तो ये हमेशा बनाती है सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम है बच्चा सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ही आयरन ऑक्साइड। तो ये सभी क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मतलब कि O2 से क्रिया करते हैं। तो O2 के साथ में क्रिया करके है ये क्या बनाने वाले हैं, अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं बच्चा, जब भी O2 के साथ में रिएक्शन करते हैं धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको बता देती हूं यहां पर। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो ये होती है कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए आप सब बच्चे लोगों ने देखा होगा कि सोना जो है बेटा वो काफी ज्यादा, सोना प्लेटिनम जैसी धातुएं कभी भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। यानी हर कोई धातु अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती है, जबकि हमारे कोई अदर धातु जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, है ना, या मैग्नीशियम होगा, इन्हें आपको वायु की उपस्थिति में जलाना पड़ता है, उनका दहन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये धातु के ऑक्साइड बना लेती है। फिर बात करते हैं पानी के साथ में अभिक्रिया। तो यार ये जब भी पानी के साथ में अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे बनते हैं धातु के हाइड्रोक्साइड। परंतु याद रखिए कि धातु के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चा, तो हर कोई धातु पानी से अभिक्रिया नहीं करती। आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास में धातुएं हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, परंतु मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो है वो कभी ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। यानी कि क्रियाशील धातु ठंडे पानी से रिएक्शन करती है ना, क्रियाशील धातु ठंडे पानी से रिएक्शन करके धातु के क्या बना लेती है, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ हमारे पास में बेटा धातुएं होती है जो बहुत मध्यम क्रियाशील होती है। एग्जाम्पल के लिए कम क्रियाशील धातु जो होगी, तो कम क्रियाशील धातु अभिक्रिया बेटा किससे करती है, भाप से। याद रखना, कम अभिक्रियाशील धातु भाप के साथ में अभिक्रिया करती, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, ये कभी भी पानी से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करते। ये पहले पानी की भाप बनाओ, तो पानी की जो भाप होती है ना, तो भाप के साथ में अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। वहां पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, वहां क्या बनेगा बेटा, वहां पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नहीं बनता, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनता है ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन
आपके पास में जब भी किसी अम्ल के साथ में धातु अभिक्रिया करती है तो हमेशा लवण और जल बनाएंगी। एग्जाम्पल आपको देती बेटा, उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई धातु है, ठीक है, वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया की, जैसे कि मान लीजिए Na+HCl। तो Na कौन है हमारे पास में? धातु है। HCl क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? यहाँ पर अभिक्रिया करके बनाएगी NaCl प्लस यहाँ पे निकलेगी बेटा H2 गैस बाहर। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास में कि यहाँ पर कोई एक लवण बन जा रहा है, लवण बोले तो नमक, NaCl क्या है? नमक है, लवण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर NaCl बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो ये अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्या करती है बच्चा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। अब बात करते हैं धात्विक लवणों के साथ में अभिक्रिया। तो जब भी हमारी धातु है बेटा धात्विक लवणों के साथ में अभिक्रिया करेगी तो यहाँ हमेशा होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको पता होनी चाहिए कि धात्विक लवणों के साथ में होती है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी, है ना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अगर कोई धात्विक लवण है, जैसे मान लीजिए हमने NaCl के साथ में पोटेशियम की अभिक्रिया करवाई, तो पोटेशियम सोडियम को विस्थापित करके बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये आपके पास में धातुओं के क्या थे? रासायनिक गुणधर्म थे। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपकी किताब में नहीं दिए हैं तो उनके बारे में चिंता नहीं करना, पर आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जब भी हमारी अधातुएं किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो यार वो हमेशा क्या बनाने वाली है? वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑलवेज गोइंग टू मेक अगेन अधातु का ऑक्साइड। अब याद रखना एक चीज कि जो भी धातु ऑक्साइड होते बेटा, इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होता है? क्षारीय। अगर आप इनको पानी में घोलोगे तो ये हमेशा क्षार बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। अब क्वेश्चन ये होता है कि हर कोई धातु हर किसी चीज के साथ में बहुत ही अलग तरीके से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है। तो ये बेटा हमारे पास में एक चार्ट बना हुआ है जहां पर आप लोग देख सकते हो, सबसे ऊपर है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे पास में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील होती है। ये बेटा पानी और सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है। जल और पूरे के पूरे बेटा हवा के अंदर खटाक से आग पकड़ के पूरी की पूरी ऊष्मा निकाल देती है और हमारे पास में धमाका हो जाता है। तो पोटेशियम सोडियम वे धातु है जो कि बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और धमाका कर देती है। फिर आपके पास में बच्चा आता है कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कैल्शियम यानी बच्चा आपके पास में ये थोड़ी सी सोडियम पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखा जाए? क्वेश्चन ये आता है कि मैम इनको याद कैसे रखें? तो बेटा एक बहुत बढ़िया सा मूल मंत्र है, कनका मांगे आलू जिंक फिर पी कर दो। तो फिर भी फॉर पीबी, है ना। फिर भी हाइड्रोजन क्यू, और नीचे आपको पता है ये है आपके पास में पारा चांदी सोना। ठीक है, तो आपको नीचे वाले तो याद रखना है बेटा, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। ऊपर जो आप लोग देख रहे हो के फॉर क्या होगा बेटा? क फॉर कनका, तो पोटेशियम, तो दिस इज फॉर पोटेशियम। न फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, मांगे फॉर Mg। आलू, तो आलू मतलब कि एल्यूमिनियम। जिंक तो आपके सामने है, फिर का F ही हमारे पास में हो गया। भी का Pb यानी कि लेड। हाइड्रोजन मतलब कि H और Q मतलब कि Cu यानी कॉपर। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, कनका मांगे आलू जिंक फिर भी हाइड्रोजन क्यू। ये आपकी अभिक्रियाशीलता की बेटा इसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जो कि विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। ढेर सारे विस्थापन अभिक्रिया करने के बाद पता चलता है कि पोटेशियम ऐसी धातु है जो हर किसी धातु को विस्थापित कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई धातु किसी धात्विक लवण के साथ में अभिक्रिया करेगी तो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को बेटा क्या कर देगी? विस्थापित कर
करने का गुण रखती है। यानी कि अगर मेरे पास में एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ बेटा, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास में CuSO4 में आयरन डाल दिया तो बेटा आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। परंतु अगर मैं यहाँ पे CuSO4 में मान लीजिए ऐड कर देती हूँ Hg को, पारे को, तो कभी यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में कॉपर जो है बेटा उससे आयरन कैसा है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने उल्टा लिख दिया, हमारे पास में जो आयरन है बेटा, लोहा जो होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, और आपका जो पारा है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो चूंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील था, इसने कॉपर को हटा करके खुद अपना यहाँ पे क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर को छोड़ देगा। सेम टू सेम यहाँ पर अभिक्रिया तो होगी नहीं, तो क्योंकि कॉपर को कभी भी पारा नहीं हटा सकता। बट याद रखिए आयरन कॉपर को हटा सकता है, कॉपर पारे को हटा सकता है, पर पारा कभी कॉपर को नहीं हटाएगा और कभी कॉपर आयरन को नहीं हटाएगा। तो ये हमारे पास में होती है विस्थापन अभिक्रियाशीलता, और ये कहलाती है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो आप सब इसको नोट कर सकते हो, ये हमारे पास में क्या है, सक्रियता श्रेणी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास में बेटा कि हमारे पास में धातु और अधातु आपस में क्रिया कैसे करती है। तो जब भी कोई धातु अधातु आपस में क्रिया करेगी तो हमेशा बेटा बनाती है आयनिक लवण। याद रखिएगा, ये क्या बनाती है, आयनिक लवण का निर्माण करती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस क्लोरीन मिल करके बनाते हैं NaCl, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इनको समझाऊं तो सोडियम कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है, क्लोरीन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। सेम टू सेम मेरे पास में मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2, ये भी क्या है, आयनिक लवण कहलाते हैं। सेम टू सेम अगर आपके पास में CaCl2 है, ये भी आयनिक लवण कहलाते हैं। तो जहां पे बच्चा कोई धातु किसी अधातु के साथ में मिलती है तो ये ऑलवेज आयनिक लवण बनाती है या आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। तो भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो जहां पर भी हमारे पास में क्या होगा बेटा, आयनिक यौगिक बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक जैसे कि नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, आयनिक लवण कहलाते हैं। अब इनके गुण क्या है बेटा, इनके गुण ये हमारे पास में कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, यानी कि गलाने के लिए बहुत तापमान देना पड़ता है और इनको भाप में बदलने के लिए बहुत गर्म करना पड़ता है। तो ये इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये पानी में, एक और चीज बेटा, ये पानी में कैसे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील हो गए। साथ में आपको बता देती हूं कि वहां पर मुक्त होके ये आयंस में, पानी में आयन में टूट जाते हैं, तो पानी में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है धातु और धातुओं के आयनिक जो भी यौगिक बनते हैं बेटा, उनके गुण। अब नाउ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ते हैं कि हमारे पास में जो हमारी प्रकृति में इतनी सारी धातुएं पाई जाती है वो हमें मिलती कहाँ से है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे पास में धातुओं की प्राप्ति की बच्चा, तो आपको बस याद रखना है सक्रियता श्रेणी। हमने क्या समझा, हमारे पास में कुछ धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो जितनी ज्यादा अभिक्रियाशील बेटा, ये कैसी होती है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु। तो अगर आपके पास में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो वो तो वातावरण में किसी से भी अभिक्रिया करके बंध बना के रहेगी। तो ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु बेटा आपको कहाँ मिलती है, समुद्रों में लवणों के रूप में प्राप्त होती है। कहाँ पर होती है, समुद्रों में लवणों के रूप में मिलती है। तो ये आपको समुद्रों में लवणों के रूप में मिलेगी। परंतु जो हमारे पास में मध्यम, इनको कहते हैं हम लोग, इन्हें कहा जाता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। ये कौन सी बेटा, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो जो भी मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है वे धातुएं ऑलवेज अपने ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होती है। यानी कि आप लोगों के पास में जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है वो कार्बोनेट यानी CO3, सल्फाइड यानी कि S के साथ में, या बच्चों O2 के साथ में रिएक्शन करके उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना है कि इनके हमें अयस्क प्राप्त होते हैं। इनके क्या प्राप्त होते हैं बेटा, ये अयस्कों के रूप में होती है, यह अयस्कों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले बेटा अयस्कों का सांद्रण करना पड़ता है। अयस्कों का सांद्रण यानी कि अयस्कों से सबसे पहला काम होता है हमारा प्राप्त करना किसी एक प्रकार का, जैसे हमारे पास में जो भी ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, वो प्राप्त करना। ठीक है, तो वो हमें अयस्कों के रूप में प्राप्त करते हैं। अयस्कों से बेटा जो गैंग बेसिकली गंदगी होती है। गैंग क्या होती है? गैंग एक प्रकार की गंदगी है जिसको हमें अलग करना पड़ता है, जो फेन उत्प्लावन, झाग उत्प्लावन विधि से हम लोग अलग करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इत्यादि है, उनसे पृथक किया जाता है। तो गैंग को पृथक करने के बाद हमें मिलते हैं धातुओं के सल्फाइड, कार्बोनेट, है ना, सल्फाइड मिल जाएंगे, या फिर हमको मिल जाते हैं कार्बोनेट, है ना, इत्यादि हमको मिलते हैं। तो फिर हमको उनसे क्या करना है बेटा? ऑक्साइड प्राप्त करने पड़ते हैं। तो उनके हमें ऑक्साइड बनाने होते हैं, और ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं बेटा? इनका अपचयन करते हैं। अपचयन मतलब कि हमको ऑक्सीजन को वहां से हटाना होता है। हम लोग क्या करते हैं? इनका ऑक्साइड से हमको इनका अपचयन करना है ताकि ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, और जब अपचयन होता है तो हमें क्या मिल जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, और फिर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है उसको विद्युत अपघटन से अलग कर देते हैं। तो सेम टू सेम चीज बेटा, जो हमें समुद्रों में लवणों के रूप में प्राप्त होती है, उन धातुओं का हम लोग क्या कर देते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमें हमेशा कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप से उपस्थित धातुएं, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, जैसे पारा, है ना, सोना, चांदी, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो कि प्रकृति में हमको ऐसे ही मिल जाती है। जनरली इनके सल्फाइड होते हैं। तो पारे का सल्फाइड होता है सिनेबार, आपको बता दूं आपको, जैसे पारे का सल्फाइड होता है बेटा HgS, है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिनेबार, है ना। HgS जो है पारे का अयस्क होता है बेटा, इसे हम कहते हैं सिनेबार। और ये सिनेबार से आप सल्फर को गर्म करके बाहर निकाल सकते हो, तो इसका ऑक्साइड मिल जाएगा और हमारे पास में शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है। तो अब इसका निष्कर्षण कैसे होता है? तो बेटा बहुत सिंपल सा रूल है हमारे पास में। तो अयस्क का सांद्रण करने के पश्चात हम लोग को क्या करना है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मैंने आपको बताया बेटा कि वो काय में होती है? समुद्रों में लवणों के रूप में होती है। समुद्रों में लवणों के रूप में होती है। तो लवण मतलब कि क्या होगा? लवण मतलब कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ NaCl, तो पानी में घुलकर बेटा ये Na+ हो जाती है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? विद्युत अपघटन, है ना। तो गलित धातु का हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमारे पास पे जो भी बेटा एनोड होता है उस पे हमें क्या मिल जाती है? हमारे पास में एनोड पे पूरी की पूरी जो भी हमारे लवण होते बेटा उनके ऋणात्मक भाग आ जाते हैं, जबकि शुद्ध धातु चिपक जाती है किस पे? कैथोड पर। तो कैथोड पर हमें शुद्ध धातु चिपकी हुई मिल जाती है। तो सोडियम है बेटा काय पर जाएगी? कैथोड पर, जो कि ऋणात्मक आवेश वाला, यानी कि इस पे क्या होता है बेटा? बैटरी का ऋण जुड़ा होता है। बेसिकली कैथोड क्या है? बैटरी का ऋण सिरा इससे जुड़ा होता है। तो बैटरी का ऋण सिरा इससे जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक प्रकार का इलेक्ट्रोड, है ना। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हमें कैथोड पर बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो मैंने आपको पहले ही बोला मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे कि एल्यूमिनियम हो, सॉरी आपके पास में आपका आयरन हो गया, लेड हो गया, है ना। आपके पास में जो भी मध्यम क्रियाशील धातु जिंक वगैरह है वो आपके पास में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो या तो सल्फाइड के रूप में होगी या फिर कार्बोनेट यानी CO3 के रूप में होती है, जैसे कि CaCO3 इत्यादि। तो आपको क्या करना है बेटा? अगर आपके पास में सल्फाइड होता है तो सल्फाइड का आपको निस्तापन करना है। निस्तापन का मतलब क्या होता है? निस्तापन का मतलब होता है सिर्फ गर्म करना, याद रखना, इसका मतलब होता है सिर्फ गर्म करना। गर्म करने से आपके पास में ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, जबकि भर्जन में आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको क्या करना है बेटा? O2 के साथ जलाना है, यानी O2 की उपस्थिति में गर्म करना है। तो O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस प्रकार से हमारे पास में सांद्रण हो जाता है। तो फिर हमें मिलता है बेटा दोनों से धातु का ऑक्साइड। आप सिर्फ गर्म कर रहे हो और O2 के साथ में गर्म कर रहे हो ना, O2 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो। तो इससे फर्क पड़ता है कि हमारे पास में दोनों के धातु ऑक्साइड मिल जाते हैं और फिर हमारे पास शुद्ध धातु
धातु हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्साइड का हमको क्या करना है, धातु का अपचयन करना है, जो कि हम लोग कार्बन के साथ में रिएक्शन करके CO2 गैस को या फिर जो भी हमारे पास बेटा ऑक्सीजन है उसको बाहर कर देता। तो सी क्या करेगा बेटा, CO2 को बाहर निकालेगा, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर करना, और फिर हमें क्या मिल जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास में बेटा निम्न यानी कि बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करने वाली, जैसे सोना हो गई, चांदी हो गई, है ना, तो AU AG जो होती है उनका जनरली सल्फाइड के रूप में अयस्क होता है। सल्फर के साथ में ये लोग अभिक्रिया करती है, तो फिर आपको क्या करना है बेटा, इनका ऑक्सीजन के साथ में उपस्थिति में गर्म करना है, आपको भर्जन करना है, एंड आपको क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी, दैट्स इट। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रकार के जो भी अयस्क होते हैं उनसे धातुओं को प्राप्ति कर सकते हो। तो इतनी सी कहानी थी बच्चा आप लोगों की। अगला जो है टॉपिक वो है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण होता है हमारे पास में धातु का वायुमंडल में, धातु का वायुमंडल की उपस्थिति या वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी के उपस्थिति में, नमी के कारण, नमी से क्रिया कर, क्या करेगी ये, नमी से क्रिया करके क्षरण होना ही संक्षारण है। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पर जंग हर बच्चा जानता है कैसे लगता है, लोहे के पास में नमी होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है, दोनों क्रिया करेगी तो लोहे पे जंग लग जाएगा। सेम टू सेम अगर आपके पास में कोई बेटा, जैसे मान लीजिए चांदी पर काली रंग की परत चढ़ जाना, चांदी पर काले रंग की परत, वो क्या होती है बेटा, वो बेसिकली चांदी का Ag2S होती है, इसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। आपका पास में बेटा जो लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके पास में जो लोहे का ऑक्साइड होता है ना, तो ये जो जंग होती है वो कैसी होती है, भूरे रंग की जंग होती है। और अगर आपके पास में बेटा मान लीजिए कॉपर है यानी कि Cu है, तांबा है, तो कॉपर पर क्या होती है, हरे रंग की परत होती है। तो जो हरा रंग होता है बेटा वो किसका होता है, CO3 का, कॉपर कार्बोनेट का होता है। तो इस प्रकार से जंग लगती है। अब बात करते हैं जंग से बचाव के उपाय, यानी कि संक्षारण से बचाव के उपाय। तो संक्षारण से बचाव कैसे होगा, संक्षारण से बचाव बहुत ही सिंपल सा है बेटा। सबसे पहला आप लोग पेंट कर दो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में जितनी भी धातु है वो दूर रहेगी वायुमंडल से। दूसरा हमारे पास में होता है बेटा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जिंक से लेपन, मतलब Fe पर जिंक का लेपन, Fe पर जिंक का लेपन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। तीसरे नंबर पर होता है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बेटा, ये एक प्रकार का विद्युत अपघटन, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी धातु को रखते हैं कहाँ पर, इसे रखा जाता है एनोड पर, और कैथोड पर जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसको हम लोग रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो धातु है वो एनोड से निकल कर कैथोड पर जो उपस्थित धातु है उस पर जाकर चिपक जाता है और हमारा धातु पर परत चढ़ जाती है। फिर बेटा आता है आपके पास में 4th नंबर पर मिश्र धातु बनाना। तो यार मिश्र धातु बनाना जो होता है वो एक प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। जैसे कि पीतल में हम लोग क्या करते हैं, तांबे और कांसे को तांबे को क्या करते हैं बच्चा, जिंक के साथ में मिला देते हैं कांसे में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर मिश्र धातु बना करके काम करते हैं। स्टील में आप लोग क्रोमियम वगैरह को मिक्स कर देते हो, तो दीज आर कॉल्ड हमारे पास में मिश्र धातु बनाना। ग्रीस और ऑयल का भी प्रयोग करते हैं धातु को हमारे वायुमंडल की गैसों और इत्यादि से बचाने के लिए। तो ये थे आपके पास संक्षारण का उपाय। सो गाइज यहाँ पर आपकी जो आज की क्लास होती है वो होती है एंड आई होप कि आपको ये 1 शॉर्ट रिवीजन आपका रिवाइज इंडिया में बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।